Yes, hello my dear students. Welcome in MMC, the Engineers Powered by Targetan में आपका सबका स्वागत है। बच्चों, इस सीरीज में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के एक जो हमने 4 पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग को डिवाइड कर रखा है उसका थर्ड पार्ट चल रहा है जिसका मेटल फार्मिंग नाम है। उस मेटल फार्मिंग में भी जब हमने मेटल फार्मिंग का इंट्रोडक्शन किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम मेटल फार्मिंग की बात करते हैं तो मेटल फार्मिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मेटल फार्मिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को बल्क फार्मिंग कहा गया था और एक को सीट मेटल ऑपरेशन कहा गया था। एक को बल्क फार्मिंग कहा गया था और एक को क्या कहा गया था? सीट मेटल ऑपरेशन कहा गया था। बल्क फार्मिंग हमने लास्ट क्लास तक में विथ क्वेश्चन डिटेल से पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्लास तक में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो हमें पढ़ना है इस क्लास में वो क्या पढ़ना है? सीट मेटल ऑपरेशंस पढ़ने हैं। सीट मेटल ऑपरेशंस पढ़ने हैं और सीट मेटल ऑपरेशन जो सीट मेटल ऑपरेशन है, आपको पता है सीट मेटल ऑपरेशन का मतलब जिनका वॉल्यूम अपान सरफेस एरिया कम होता है। वॉल्यूम अपान सरफेस एरिया का रेशियो लेस होता है, उनको सीट मेटल ऑपरेशन कहा जाता है। और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि सीट मेटल ऑपरेशन क्या होता है, किसको सीट मेटल कहेंगे, किसको बल्क फार्मिंग कहेंगे, सीट मेटल में प्लेट किसे कहते हैं, सीट किसे कहते हैं, स्ट्रिप किसे कहते हैं, यह सब मैंने आपको लिखा दिया था। थिकनेस के बारे में T इक्वल टू ग्रेटर देन 6 mm या 5 mm करके पूरा डिटेल आपको लिखाया था बच्चों। ठीक है, तो सीट मेटल के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता दिया था। तो सीट मेटल मैंने आपको पहले बताया कि सीट मेटल होती क्या है। ठीक है, क्यों इसको सीट कहा जाता है? थिकनेस टी की वैल्यू लेस देन 6 mm है तो ये प्लेट कहलाती है। ठीक है, कौन सी प्लेट है, ग्रेटर देन 6 mm है, लेस देन 6 mm है, पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं, उसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली जो सीट मेटल होते हैं लाइट वेट इनका बहुत कम होता है। इनका वेट जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, लाइट वेट होते हैं ये। ठीक है, वर्सेटाइल शेप के बनाए जा सकते हैं। फोर्जिंग और कास्टिंग के कंपेयर में ये सब लाइट वेट होते हैं। जनरली इनका कॉमनली यूज लो कार्बन स्टील यानी कास्ट स्ट्रेंथ फार्मेबिलिटी के हिसाब से यूज किया जाता है। ठीक है, इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप एयरक्राफ्ट में देखें, एरोस्पेस में देखें, उन सब में एल्यूमिनियम की सीट यूज किया जाता है, टाइटेनियम की सीट यूज किया जाता है, तो वो सीट मेटल ऑपरेशन में आते हैं। जो सीट मेटल है उन सब आप देखे हैं। सीट मेटल एक सिग्निफिकेंट मटेरियल है जो कि ऑटोमोटिव की बॉडीज बनाने में आप काम में यूज करते हो, फ्रेम बनाने में यूज करते हो, ऑफिस के फर्नीचर बनाने में सीट मेटल का यूज करते हो। ऑफिस के फर्नीचर्स बनाने में सीट मेटल का यूज करते हो, तो इन सब कामों में सीट मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, होम एप्लीकेशन में भी यूज करते हो, ऑफिस के फर्नीचर बनाने में यूज करते हो, तो सीट बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होता है। अब इस सीट को बनाने में जो सीट मेटल ऑपरेशन है, इसमें जो पहले ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सीट मेटल ऑपरेशंस में पंचिंग क्या होती है, ब्लैंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो सीट मेटल ऑपरेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब
सीट मेटल ऑपरेशंस, मैंने कहा VYA जिसका कम होता है वो सीट मेटल ऑपरेशन कहलाते हैं। और सीट मेटल ऑपरेशन में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सीट मेटल ऑपरेशन में जो पहले ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। जरा सुनिएगा पहले ध्यान से। पंचिंग और ब्लैंकिंग कहते किसको है, इसी में लोग हमेशा कंफ्यूजन में आते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पंचिंग किसे कहते हैं, ब्लैंकिंग किसे कहते हैं। पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा, फिर दूसरे की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे बच्चों, चलिए यहां पे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है, और इस पर हमने एक काम करते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशन आपको दिखाई पड़ने वाले हैं, पंचिंग और ब्लैंकिंग, बस ध्यान से सुनते चले जाइएगा। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर सीट जो सामने से थिकनेस के साथ दिखाई पड़ेगी, यह सीट दिखाई पड़ रही है, यह सीट दिखाई पड़ रही है, ठीक है, यह सीट है। और इस सीट पर चलिए यह सीट है बच्चों, आपके पास ये पूरी सीट है। यह सीट, ठीक है, और इस सीट की थिकनेस T है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द सीट। यह सामने थिकनेस सीट की दिखाई पड़ रही। इस सीट को किसी डाई में रख दिया गया है, इस सीट को एक डाई है, डाई पे रख दिया गया है, और डाई में रखने के बाद इस सीट पर ऊपर से एक पंच आएगा, इस सीट पर ऊपर से एक पंच आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पंच है, तो ये सीट रखी है, ये ऊपर से पंच है, ये सीट डाई पे रखी हुई है, और इस पंच को इसका नाम है पंच। ये क्या है ऊपर, इसका नाम है पंच। तो ये पंच हो गया। मान लीजिए ये जो पंच है, ये पंच को नीचे की तरफ आप फोर्स के साथ लाओगे, नीचे की तरफ आएगा।
और जब इस पंच को इस पे लाओगे तो ये पंच इस सीट पर एक होल बनाएगा। ये पंच जो है इस सीट पर क्या बनाएगा? होल बनाएगा। तो ये सीट आपके पास जो सीट अवेलेबल है, ठीक है, वृत्त के साथ यह सीट आपको दिखाई पड़ने वाली है। यह सीट आपको वृत्त के साथ दिखाई पड़ने वाली है। दिस इज द सीट। जब यह पंच इस पर आएगा तो यह इसके इस लाइन के पास, यानी अगर इसी लाइन को मैं नीचे बढ़ा दूं तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। सॉरी, जब इस पंच के साथ इस पर पंच करेगा तो सीट पर, यह सीट रखी हुई है, मान लीजिए कोई भी सीट रखी है, सीट पर ऊपर से पंच आया तो उस पर क्या करेगा? इसके, मान लीजिए यहां पर इसने एक होल किया, इसने ये होल कर दिया। इस होल के बाद आपने क्या किया? ये सीट रखी थी, सीट पर मारा तो सीट ने इस पर कर दिया होल। इस तरीके से ये सीट है। ये सेंटर पे आपने इसके होल, इस पंच के थ्रू पंच को मारा सीट पर। ये सीट यहां पे रखी हुई थी, मान लीजिए ये सीट यहां रखी थी और इस पर मारा तो इसके सेंटर पे आपको होल बन के दिखाई पड़ा। जैसे इसके यहां पे होल बना तो होल बनने के बाद यहां पर नीचे एक स्क्रैब आएगा, एक डिस्क के रूप में कट के नीचे भी आएगा। तो इसी का एक शेप डिस्क के फॉर्म में नीचे आने वाला है। इसी का एक शेप डिस्क के फॉर्म में नीचे आने वाला है। टूट के नीचे गिरेगा ना, तो एक डिस्क के फॉर्म में ये नीचे आ जाएगा, डिस्क के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। जब ये डिस्क के फॉर्म में नीचे आया तो ये सीट है और ये नीचे गिरा। देखिएगा ध्यान से, ये सीट है और ये नीचे गिरा। ऊपर से पंच मारा, पंच से इस सीट से ये होल हुआ। ये होल आपने इस सीट पर ये होल किया और ये नीचे डिस्क गिरी। ये नीचे क्या गिरी? डिस्क गिरी। इसको आप कहते हैं डिस्क। ठीक है, इसको आप कहते हैं डिस्क। अब दो चीजें हो सकती हैं बच्चों,
जब आपने इस पंच से यहां पे होल किया, इस पंच को नीचे लाके सीट पे मारा, तो इसने होल प्रोड्यूस किया। यहां पे इसने क्या किया? यहां पे होल प्रोड्यूस किया। इसने यहां पे क्या किया? होल प्रोड्यूस किया। ये जो होल प्रोड्यूस किया, होल प्रोड्यूस करने के बाद ये डिस्क नीचे गिरी। ये डिस्क नीचे गिरी तो कुछ लोग इस सीट को यूज करेंगे। जब इस सीट को यूज करेंगे, यानी ये होल आपको चाहिए था। ये क्या चाहिए था? होल चाहिए था। जब आपको होल चाहिए था तो ये वाली ये पूरी सीट आपकी क्या बन गई? वर्क पीस। सीट क्या बन गई? वर्क पीस, क्योंकि आपके लिए यही यूजफुल है, यही होल यूजफुल है, इसलिए ये बन गया वर्क पीस। और जो नीचे गिरा डिस्क के फॉर्म में, ये क्या बन गया? ये बन गया स्क्रैप। ये क्या बन गया? स्क्रैप बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? स्क्रैप बन गया। तो ये स्क्रैप है, यानी ये आपका वेस्टेज है और ये आपका वर्क पीस है। तो जब ये होल यूजफुल हो, जब ये होल यूजफुल हो, ऊपर से पंचिंग करें, ऊपर से इस पंच को सीट पे मारे, जब ये होल यूजफुल होगा तो आपका ये पंचिंग कहलाएगा। आपने इस पंच को इस पे मारा, ये होल बना। जब ये होल बना, जब ये होल बना और ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा डिस्क के फॉर्म में। जब ये डिस्क के फॉर्म में गिरा, ये जो डिस्क के फॉर्म में बिना गिरा, अगर आपके काम की ये डिस्क है, अगर आपके काम की ये डिस्क है, तो ये वर्कपीस हो जाएगी। अगर ये डिस्क आपके काम की है तो ये डिस्क वर्कपीस हो जाएगी। अगर ये डिस्क वर्कपीस हो गई तो फिर ये स्क्रैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये स्क्रैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्क आपके काम की है बच्चों, अगर ये डिस्क आपके काम की है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्रैप। अगर ये स्क्रैप है, यानी ये होल स्क्रैप है। ये होल क्या है? स्क्रैप। ये होल, ये का मतलब आप यहां से एरो बना सकते हैं, मैं एरो बना देता हूं। अगर आपका ये होल स्क्रैप है, ये होल स्क्रैप है और ये डिस्क आपके काम की है, तो ये डिस्क काम की हो गई और ये होल स्क्रैप हो गया। यहां पर ये होल आपके काम का है तो होल वर्कपीस हो गया, होल वर्कपीस हो गया और ये डिस्क स्क्रैप हो गई। जब होल आपके काम का हो, होल आपके काम का हो और डिस्क स्क्रैप हो, तो ऐसे ऑपरेशन को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं पंचिंग या पियर्सिंग। इसी का नाम है पंचिंग या पियर्सिंग। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? ये ऑपरेशन कहलाएगा पंचिंग। पंचिंग। और ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा? ब्लैंकिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? पंचिंग और ब्लैंकिंग में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी पंचिंग में आपकी जो डिस्क निकली है वो स्क्रैप का काम करेगी, जो आपने होल बनाया है वो आपके यूज का है, वो वर्कपीस है। यानी जब होल आपके यूज का हो तो वो पंचिंग कहलाएगा, और जब ये होल आपका स्क्रैप का काम करे और जो नीचे डिस्क गिरी है ये आपके वर्कपीस का काम करे, तो ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाएगा। पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों क्लिस्टर क्लियर हुए कि नहीं? पंचिंग और ब्लैंकिंग बहुत क्लिस्टर। पंचिंग को ही पियर्सिंग कहा जाता है, पंचिंग को ही क्या कहा जाता है? पियर्सिंग कहा जाता है। तो इन पंचिंग ऑपरेशन द होल इज यूजफुल, द होल इज द वर्क पीस एंड द डिस्क जो कट के नीचे गिरती है दैट इज द स्क्रैप। इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द डिस्क
is the workpiece and the hole or the seat is a scrap. Is a scrap. अरे आप कागज में आप क्या करते हो, मान लीजिए कोई कागज है आपके पास, इस कागज को आपको कहीं नत्थी करना है, लगाना है, तो पंच से इसके यहां होल करते हैं ना। जब आप कहते हो ना इसमें पंच कर दो, मतलब इस पर आपने होल बनाया तो कागज यहां से नीचे गिरता है। ये जो नीचे गिरा कागज, ये कागज यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं, आप फेंक देते हो। बट ये जो होल बनाया, ये होल आपके काम का है। अगर ये होल आपके काम का है, जो कागज नीचे टूट के गिर गया, वो डिस्क के फॉर्म में, वो वेस्ट है, वो आपका स्क्रैप है, तो वो ऑपरेशन पंचिंग कहलाएगा। अगर आपने डिस्क बनाया, अगर आपके पास कोई सीट है, उसमें से एक डिस्क काट करके निकालना है, उसको कहीं यूज करना है। जैसे कभी अगर आपने कभी पुराने समय में क्या करते थे, बाल्टी बनाने वाले आते थे, जो लोहे की बाल्टियां होती हैं, उनमें देखिए या और भी कहीं कुछ कटा है तो एक सीट, एक गोला गोला काटते थे। बाल्टी का जनरली कहां से खराब होती थी, बाल्टी में पूरे में पानी भरा रहता है। मान लीजिए पूरा ये बाल्टी है, इसका पूरा अच्छा रहता था। जनरली इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें जंग लग जाता था। जंग लग जाता था। तो जो बाल्टी बनाने वाले आते थे, उनसे कहते थे भैया बाल्टी बना दो, तो उनके पास सीट होती थी, उससे इसके नाप का सीट कट करके अलग कर लेते थे और इसको लेकर के बाल्टी के साथ लगा देते थे, तो फिर से वो बाल्टी काम करने लगती थी। वो सीट बेकार हो गई, जिसको यहां पे यूज कर लिया, ये वर्क पीस हो गया। तो जब ऐसा ऑपरेशन हो कि जब डिस्क यूजफुल हो जाए, ये डिस्क यूजफुल हो जाए, तो वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाएगा। और जब आपका होल यूजफुल हो जाए, तो वो पंचिंग ऑपरेशन कहलाएगा। बच्चों, इस तरीके से अगर किसी को बता दोगे, कभी भूल ही नहीं सकता है, कभी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि आप इसको भूलोगे, तो पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, इतना यहां से समझ में आया। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, इतना यहां से समझ में आया। क्लियर है मेरी बात? पंचिंग और ब्लैंकिंग बात समझ में आई। अब सुनिए, जब आप पंचिंग और ब्लैंकिंग की बात करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली होता क्या है, जब पंचिंग या ब्लैंकिंग करेंगे तो यहां से आप फोर्स लगाते हैं। ये पंच है, ये वर्कपीस पे आएगा, फोर्स लगाएगा, तो आपका ये पंच इसके बीच से होके जाना चाहिए। तो जनरली इसमें एक क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पब्लिक सेक्टर में, पीएसयूज में, जेई में, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पंचिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, पहले वो बात आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी चलेंगे। पंचिंग में क्लियरेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, ब्लैंकिंग में क्लियरेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, पहले वो बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो ये बात यहां तक ये समझ में आ गई कि पंचिंग और ब्लैंकिंग का मतलब क्या होता है। कंफ्यूजन में डिफिनीशन रटना नहीं है, डिफिनीशन को मेरे बच्चों रटना नहीं है। जो रटेगा वो कभी नहीं क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग यहां से समझ में आई। आगे सुनिए, क्लियरेंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो आगे जो हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चों, हम बात करने वाले हैं क्लियरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। क्लियरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। क्लियरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। क्लियरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। सुनिएगा मेरी बात को फिर से ध्यान से आप। क्लियरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग का क्या मतलब है, सुनिए। एक्चुअली जब आप
को ये ऑपरेशन, दोनों सिमिलर ऑपरेशन है, मैंने पीछे बना के दिखाया है, दोनों सिमिलर ऑपरेशन है, मैंने पीछे बना के दिखाया है। अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास ये डाई है, भाई पहले सीट बना देते हैं, चलो ज्यादा सही रहेगा। आपके पास मान लीजिए यहां पर सॉरी, आपके पास मान लीजिए यहां पर यह सीट है, यह सीट है, ठीक है, और इस सीट को किस पे रखा है आपने? डाई के ऊपर रखा है। मान लीजिए ये सीट है और सीट के ऊपर आपने सीट को कहां पे रखा है? डाई के ऊपर रखा है। ये है डाई, ये है डाई, और इसी के ऊपर यहां पे है पंच, यहां पे है पंच। ये पंच है और ये डाई है। और डाई, ये डाई है, तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है? ये है डाई, ठीक है, और ये है पंच, ये क्या है? पंच है। तो ये है पंच और डाई का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ये पंच का डायमीटर 20 mm है, पंच का डायमीटर कितना है? 20 mm है, ठीक है, और ये जो रखा है ये है सीट, ये जो रखी है ये क्या है बच्चों? ये है आपकी सीट, ये है आपकी सीट। ये पंच इस सीट पर आएगा, जो पंच का डायमीटर है इस सीट पर उसी डायमीटर का होल होना चाहिए। जो पंच का डायमीटर है, ये जो सीट है, सीट पर उसी डायमीटर का होल होना चाहिए। क्लियर है? ये जब होल करेगा तो नीचे मैंने कहा डिस्क आएगी, नीचे मैंने कहा डिस्क आएगी। अब जो डिस्क निकलने वाली है, जो डिस्क निकलने वाली है, उस डिस्क का जो डायामीटर होगा ना मेरे बच्चों, जो डिस्क का डायामीटर होगा ना मेरे बच्चों, मान लीजिए ये डिस्क निकल के आई नीचे, ठीक है, इस डिस्क का डायामीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा? पंच के डायमीटर के बराबर होगा क्या? जो पंच का डायमीटर है, पंच के डायमीटर के बराबर होगा क्या? नहीं, पंच के डायमीटर के बराबर नहीं होगा, पंच के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा निकल के आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये यहां एक सीट है, सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहां पे ये एक सीट है, ठीक है, और यहां पे ये है पंच, ये है पंच, ये है पंच। मैंने कहा ये पंच जब ऊपर से आएगा ना तो इस सीट से टकराएगा,
इस सीट से जब टकराएगा तो सीट के पार्टिकल्स को, सीट में जो बॉन्डिंग है इसको यहां से ब्रेक करके नीचे अलग करने की कोशिश करेगा। तो सीट से जो बॉन्ड बने हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स, यहां ये मॉलिक्यूल्स है, यहां ये मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों में बॉन्डिंग है ना। अब जब ये पंच मारेगा तो ये बॉन्डिंग एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड है, तो एक दूसरे की स्ट्रेचिंग करेंगे, एक दूसरे को स्ट्रेचिंग करेंगे, एक दूसरे को स्ट्रेचिंग करके खींचने की कोशिश करेंगे। जब खींचने की कोशिश करेंगे तो इस पर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली जब टूट के गिरने वाला है, क्योंकि इसमें खींचेगा तो इसके चारों तरफ जो इसका डायमीटर है ना, आपके पंच का डायमीटर, उससे बड़े साइज का डिस्क नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इसमें सीट में इसमें स्ट्रेचिंग होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों? स्ट्रेचिंग होने वाली है। भाई कोई ऐसे बंधा हुआ है, उसमें फोर्स लगाओगे, टूटेगा तो अपोज करेगा ना, अपोज करेगा तो ऐसे, अपोज करेगा तो ये दोनों ऐसे फैलेंगे, फैलेंगे तो कुछ उसका डायमेंशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर स्ट्रेचिंग की वजह से, यहां पर स्ट्रेचिंग की वजह से जो इसका डायमीटर आने वाला है वो इससे थोड़ा सा कुछ बड़ा आने वाला है। 21 mm हो सकता है, 22 mm हो सकता है, तो ये लगभग मान लो 22 mm का आएगा। और ऐसा क्यों आएगा, ऐसा क्यों आने वाला है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग। ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो आपकी डिस्क गिरने वाली है, उस डिस्क का डायमीटर, उस डिस्क का डायमीटर आपके होल के डायमीटर से बड़ा होने वाला है, आपके होल के डायमीटर से बड़ा होने वाला है। जब होल के डायमीटर से वो बड़ा होने वाला है, इसका मतलब ये जो डिस्क नीचे गिरने वाली है, इस डिस्क का डायमेंशन इसके डायमेंशन से ज्यादा होगा, इसके डायमेंशन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग होगी तो जो टूट के गिरेगा उसका साइज स्ट्रेचिंग की वजह से जो बर्रे वर्रे किनारे में आ जाती है ना, हाँ, इवन दैट ऐसा ऐसा रहता है कि उस किनारे पे टच हो जाए तो आपका हाथ भी कट करके नुकसान कर दे, आपका हाथ भी कट कर सकता है। तो स्ट्रेचिंग की वजह से किनारे पर उसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो पंच का साइज है, जो पंच का साइज है, पंच के साइज से इसका साइज क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्यों होती है? क्योंकि बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डों को जब अलग करने की कोशिश करेंगे तो इसमें स्ट्रेचिंग आएगा, और स्ट्रेचिंग आएगी तो जो डिस्क टूट के आने वाली है, डिस्क का साइज आपके पंच के साइज से, आपके होल के साइज से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब अगर आपके पंच का साइज से आपका डिस्क का साइज बड़ा होने वाला है, डिस्क का साइज बड़ा होने वाला है, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? अब जरा अपने टॉपिक पे आप, ये हुआ, अब डिस्क का साइज बड़ा हो गया। अब जरा सुनिए, अगर आपको करना है पंचिंग, क्या करना है बच्चों? दो चीजें हैं, मैंने कहा पंचिंग। अगर आपको क्या करना है? पंचिंग। जब आप पंचिंग करने वाले हो, क्या करने वाले हो? जब आप पंचिंग करने वाले हो तो पंच में कौन आपका वर्क पीस है? होल आपका वर्क पीस है। और होल, जो यहां होल बन रहा है, होल का साइज वही होगा जो पंच का साइज होगा, जो होल होगा। क्योंकि पंचिंग ऑपरेशन में जब आप पंचिंग करते हैं तो आप कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? पंचिंग ऑपरेशन में आप क्या कहते हैं? पंचिंग ऑपरेशन में मेरे बच्चों आप कहते हो कि सर, जब आप पंचिंग ऑपरेशन करते हैं, मैं यहां ना लिख करके इसको हटाता हूं यहां से, दोनों को यहां बना दूंगा। आप जब पंचिंग ऑपरेशन की बात करते हैं मेरे बच्चों,
पंचिंग, ब्लैंकिंग। पंचिंग में होल आपका वर्कपीस है, पंचिंग में होल आपका वर्कपीस है। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि सर ये सीट रखी है, यही तो करते हो। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने कहा सर ये सीट रखी है, दिस इज योर सीट, दोनों तरफ वही कर देते हैं, यही सीट आगे भी बढ़ा दीजिए, उसमें काम आ जाएगी। ठीक है, ये सीट रखी है, इस सीट के साथ आपने ये डाई बना दिया। सॉरी, क्या हो रहा? चलिए बना लेते हैं, काम चलाओ। ठीक है, ये बना दिया हमने। चलिए, तो ये है पंच, ये है पंच। आपने कहा कि पंचिंग ऑपरेशन, अभी पंचिंग की बात कर रहे हैं, पंचिंग ऑपरेशन में जो पंच है, जो पंच है, अगर पंच का डायमीटर, आपने कहा सर पंच का डायमीटर कैपिटल डी है, तो आपका जो पंच होल प्रोड्यूस करेगा वो होल भी डी डायमीटर का होगा, क्योंकि पंच का डायमीटर होल के डायमीटर के बराबर होगा। जो होल है वही वर्कपीस है, जो होल है वही वर्कपीस है। तो बच्चों, जो पंच का डायमीटर है, क्योंकि होल का डायमीटर पंच का डायमीटर सेम होने वाला है, आपको चाहिए होल, और होल चाहिए 20 mm का। अगर होल 20 mm का चाहिए तो पंच का साइज 20 mm रखोगे तो 20 mm का होल मिलेगा, जो स्क्रैब है वो 22 mm का आएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसका मतलब हुआ इस केस में, जो ये केस है आपके पास, इस केस में जो होल है, जो पीछे मैंने बताया, इस केस में बच्चों जो होल है वही वर्कपीस है, जो होल है वही वर्कपीस है, और जो होल का साइज पंच के साइज के बराबर होगा। आपको यह भी पता है कि जो डिस्क है, जो डिस्क है, डिस्क क्या है, स्क्रैप है। होल जो है वो वर्कपीस है, डिस्क जो है वो स्क्रैप है, यही तो पढ़ा है। होल जो है वो वर्कपीस है और डिस्क क्या है, स्क्रैप है। तो याद रखिएगा, जो पंच का डाया है, जो पंच का डाया है वो होल के डायमीटर के बराबर होगा, ये पीछे आपने पढ़ा है। तो डाया ऑफ द पंच, पंच डाया इज इक्वल टू डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल। अब यानी जो पंच का साइज है वही होल का साइज है, तो पंच का डाया होल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। आप आसानी से बना ले जाओगे, आप आसानी से बना ले जाओगे। लेकिन जो स्क्रैप है वो स्क्रैप 22 mm का आने वाला है, तो स्क्रैप को डाई से बाहर निकलना है।
अगर आपने पंच के डायमीटर के बराबर ही डाई का डायमीटर बना दिया, यानी होल के डायमीटर के बराबर ही डाई का डायमीटर बना दिया, तो फिर डाई में वो आपका स्क्रैप फंस जाएगा। स्क्रैप क्या होगा? फंस जाएगा। तो डाई के डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। डाई के डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और वो बड़ा कहां किया है? ये देखिए, ये डाया है पंच का, ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी डाई है ना, इधर ये डाई है मेरे बच्चों, ये डाई है मेरे बच्चों, इधर भी ये जो दिख रहा है यही तो क्लियरेंस है। इतना आपने डाई का, ये जो डाई है जिसे आप डाई कह रहे हो, डाई का डायमीटर यानी इतना ज्यादा बड़ा बना दिया। सी इधर एंड सी इज द क्लियरेंस। सी क्या है? क्लियरेंस है। तो डाई का जो डायमीटर है, डाई का जो डायमीटर है, डाई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पंच प्लस 2c। डाई का डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पंच प्लस 2c एंड c क्या है? रेडियल क्लियरेंस। c क्या है? रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस है। रेडियल क्लियरेंस यदि एक तरफ का क्लियरेंस रेडियल क्लियरेंस कहलाता है, एक तरफ का क्लियरेंस रेडियल क्लियरेंस कहलाता है। यानी अगर आप पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो पंच का साइज होल के साइज के बराबर ही होगा, लेकिन डाई का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रैप बड़े साइज का गिरने वाला है। स्क्रैप क्या होने वाला है? बड़े साइज का गिरने वाला है। स्क्रैप बच्चों क्या होने वाला है? बड़े साइज का गिरने वाला है। स्क्रैप क्या होने वाला है? बड़े साइज का गिरने वाला है। बात क्लियर है? अब स्क्रैप बड़े साइज का गिरने वाला है, इसका मतलब अगर स्क्रैप बड़े साइज का गिरेगा तो फिर हमें उसका डायमीटर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, डाई का डायमीटर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब जरा पहले ब्लैंकिंग में समझ लेते हैं। ब्लैंकिंग में क्या करना है? ब्लैंकिंग में आपके यूज का क्या है? ब्लैंकिंग में आपको पता है कि जो होल है वो स्क्रैप है, वो स्क्रैप है, और जो डिस्क है, डिस्क आपकी वर्कपीस है, डिस्क आपकी वर्कपीस है। इतनी बात क्लियर है? और अगर डिस्क वर्कपीस है, आपको डिस्क चाहिए 20 mm की, आपको डिस्क चाहिए 20 mm की, आपने पंच ले लिया 20 mm का। जब आपने पंच 20 mm का ले लिया तो जैसे ही पंचिंग करोगे डिस्क किस साइज की गिरने वाली है? 22 mm की गिरने वाली है, क्योंकि स्ट्रेचिंग की वजह से डिस्क का साइज बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी डिस्क वर्कपीस होने वाली है, जब ब्लैंकिंग ऑपरेशन होने वाला है, तो पंच का साइज हमेशा छोटा लेना पड़ेगा जो आपके डिस्क का साइज होगा। अगर डिस्क 20 mm का लेना है तो फिर पंच का साइज 18 mm का करना पड़ेगा। यानी जो पंच का साइज यहां पे था, अब आपका पंच का साइज, जो पंच का साइज है बच्चों, पंच का साइज क्या होने वाला है? पंच का साइज क्या होने वाला है भाई? पहले तो ये था, ये है होल, ये है आपकी डाई, ये है मान लो, ये है आपका डायमीटर, डायमीटर ऑफ द होल जो कैपिटल डी है। तो पंच का साइज क्या होना चाहिए? अब पंच के साइज में से क्लियरेंस को घटाना पड़ेगा, पंच के साइज से क्लियरेंस को घटाना पड़ेगा। तो जो डाई का साइज होगा, साइज ऑफ द डाई
इज इक्वल टू साइज ऑफ द डिस्क के होगा। साइज ऑफ द डाई इज इक्वल टू साइज ऑफ द डिस्क के होगा। यानी यहां पर जो डाई का डायामीटर है, जो डाई का डायमीटर है वो कैपिटल डी के बराबर होगा, और जो पंच का डाया होगा, जो पंच का डाया होगा ध्यान से समझिएगा, डाया ऑफ द पंच जो होने वाला है वो d माइनस 2c के बराबर होने वाला है। d माइनस 2c के बराबर होने वाला है, क्योंकि आपको इस जो नीचे डिस्क गिरी है वो आपका वर्क पीस है। अगर आपने पंच का साइज 20 mm बना दिया तो डिस्क 22 mm की गिर जाएगी, यानी डिस्क की साइज बड़ी हो जाएगी। आपको डिस्क बड़ी साइज की नहीं चाहिए, 20 mm की चाहिए। अगर डिस्क 20 mm की चाहिए तो पंच के साइज को घटाना पड़ेगा, पंच के साइज को घटाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट साइज का क्या होगा? एग्जैक्ट साइज का डाई होगा, एग्जैक्ट साइज का डाई होगा। ठीक है, पंचिंग में एग्जैक्ट साइज का पंच होता है, ब्लैंकिंग में एग्जैक्ट साइज का डाई होती है। ब्लैंकिंग में एग्जैक्ट साइज का क्या होती है? डाई होती है। ब्लैंकिंग में एग्जैक्ट साइज की क्या होती है? डाई होती है। तो याद रखिएगा इन, अब यहां से तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन पंचिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द, किसमें? डाई में। पंचिंग में क्लियरेंस डाई में प्रोवाइड करते हैं और ब्लैंकिंग में क्लियरेंस पंच में प्रोवाइड करते हैं। ब्लैंकिंग में क्लियरेंस पंच में प्रोवाइड करते हैं। बात क्लियर है? ब्लैंकिंग में क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करेंगे? पंच में प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, सुनिएगा। आपसे कोई कह दे जो ऑपरेशन वही एग्जैक्ट, ऐसे कभी नहीं भूलोगे आप। जो ऑपरेशन वही एग्जैक्ट, पंचिंग ऑपरेशन पंच इज एग्जैक्ट, तो क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करोगे? डाई में प्रोवाइड करोगे। इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन डाई इज एग्जैक्ट, तो क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करोगे? पंच में प्रोवाइड करोगे। पंचिंग में पंच एग्जैक्ट, ब्लैंकिंग में डाई एग्जैक्ट, दूसरे वाले में क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरे वाले में क्या प्रोवाइड करेंगे? क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको क्लिस्टर क्लियर समझ में आई मेरे बच्चों? और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो याद रखिएगा कि पंचिंग में पंच एग्जैक्ट होता है, क्लियरेंस डाई में प्रोवाइड करते हैं। पंचिंग में पंच एग्जैक्ट होता है, क्लियरेंस डाई में प्रोवाइड करते हैं। ब्लैंकिंग में डाई एग्जैक्ट होती है, क्लियरेंस पंच में प्रोवाइड करते हैं। क्लियरेंस कहां प्रोवाइड करते हैं? पंच में प्रोवाइड करते हैं। अब तो नहीं भूलना चाहिए, अब तो नहीं भूलना चाहिए। इतना क्लिस्टर क्लियर बताने के बाद भी अगर आप भूल जाएं तो हो गया सत्यानाश। फिर इतना क्लिस्टर क्लियर बताने के बाद भी अगर आप भूल जाएं तो हो गया सत्यानाश। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इस क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं। यह क्लास आपको मैंने पंचिंग बताया, ब्लैंकिंग बताया, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ाया, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ाया मेरे बच्चों। अगर आप इसको ध्यान दे ले तो आपसे इसका क्वेश्चन नहीं छूटा। अभी और इसके आगे बहुत कहानी है, उसको करते हैं। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक चीजें सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यहां तक चीजें सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।